प्राचार्यों को और शिक्षकों को आमंत्रित किया। तो सबसे पहले मैं द्विवेदी जी ज्वाइन कर चुके हैं। द्विवेदी जी शुरुआत करते हैं। सभी को मेरा बहुत नमस्कार। वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी और विद्यार्थियों की काउंसलिंग को लेकर ये एक महत्वपूर्ण वेब कार्यशाला का आयोजन हमने किया है। इस कार्यशाला में हम हमारे माननीय मंत्री जी परम आदरणीय श्री इंद्र सिंह, हमारी आयुक्त लोक शिक्षण यावत मैडम, संचालक श्री कामना जी और सभी वरिष्ठ अधिकारी जुड़े हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि ये महत्वपूर्ण वर्कशॉप में हमारे सभी संचालक, सभी जिला शिक्षा अधिकारी, सभी प्राचार्यगण और सभी शिक्षक गणों को आमंत्रित किया है जो YouTube के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। अभी जो वर्तमान समय है वो एक चुनौती भरा समय है कि कोविड संक्रमण के दृष्टिगत काफी समय हमारे विद्यालय बंद रहे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि सभी लोगों के सहयोग से हमने इस चुनौती को अवसर में बदला है। हमने बड़े पैमाने पर जब से अप्रैल से ही किस तरह से बच्चों का पढ़ाई की नुकसान कम हो, किस तरह से संपर्क में रहे, वीडियो क्लास टीवी के माध्यम से प्लेटफॉर्म को हमने यूज किया है और ये प्रयास जारी है। फिर हमने 15 दिसंबर को आदेश जारी किया माननीय मंत्री के आदेशानुसार कि अब हमें 9 से 12 में नियमित पढ़ाई करना है। तो सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये कार्य 18 दिसंबर से प्रारंभ हो गया है। तो आज का जो कार्यक्रम है उसका निश्चित रूप से मैं आदरणीय आयुक्त महोदय को निवेदन करूंगा, वे उसका व्यापक आपको निर्देश देंगी और उसके बाद हम माननीय मंत्री जी का वचन है, आशीष वचन है, निर्देश है, उनको भी हम सुनेंगे। सभी को नमस्कार। माननीय मंत्री जी का आज की इस हमारी मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। सभी प्राचार्य और सभी शिक्षकों का, हमारे सारे जेडीओ और जितने भी शिक्षक आज हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का आज की इस बैठक में हार्दिक स्वागत है। अत्यधिक हर्ष का विषय है कि अब हमारा आज से हम लोग हमारे शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये पहली बैठक होगी हमारी जब हमारे विद्यालय खुले, उसके बाद हम लोगों ने पहली बैठक आयोजित की। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी आप सभी को कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सीबीएसई ने अभी डिक्लेयर कर दिया है कि जनवरी फरवरी में परीक्षा नहीं होगी। तो हमारे पास 2 महीने तो ये बिल्कुल क्लियर है जिसमें हम हमारे बच्चों को अभी जो ऑनलाइन पढ़ा रहे थे ऑफलाइन पढ़ाएंगे और बच्चों को परीक्षा की तैयारी कराएंगे। तो हमें हर हालत में प्रयास करना है, पूरा कंसंट्रेशन दिमाग में क्लियर हो जाए कि हम 9, 10, 11, 12 की एग्जाम देने जा रहे हैं और एग्जाम ऑफलाइन पद्धति से, जैसा सीबीएसई ने बताया हम लोग सीबीएसई को फॉलो करेंगे और वैसे ही परीक्षा कराएंगे। तो मैं सर को बताना चाहूंगी कि सर ये शैक्षणिक सत्र फॉर्मली अब 4 माह का सत्र रह गया है। यद्यपि 12 माह में से इस बार हमारे 6 माह तो लगभग पूर्णकालीन अवकाश था और घर से ही ऑनलाइन प्रशिक्षण का काम किया गया है। तो हमारे सारे टीचर्स को इस वर्ष 22 मार्च से 21 सितंबर तक अवकाश दे दिया है। 21 सितंबर से 50% टीचर्स को आमंत्रित किया था और अब आगामी 4 माह यह अपेक्षा है कि कोई भी टीचर छुट्टी पे प्रस्थान नहीं करेगा। जिस तरह से मेडिकल लाइन में डॉक्टर्स को कहा गया कि कोविड आया है तो आप लोग ड्यूटी करेंगे, उसी तरह से मैं पूरे विभाग में प्रत्येक प्राचार्य और शिक्षक को कहना चाहती हूँ कि ये 4 महीने हमारे बच्चों के हित में हमको निरंतर ड्यूटी करना है, कोई अवकाश नहीं लेना है। जैसा कि विदित है कि शीतकालीन अवकाश भी अपन ने निरस्त कर दिया है और सभी प्राचार्य और शिक्षकों को आहूत करूंगी कि कोई भी रविवार, प्रत्येक रविवार का भी आप उपयोग करें। आप लोगों ने गत वर्ष भी बहुत अच्छा काम किया था और संडेज को क्लास लगाई थी। तो समयाभाव को देखते हुए और सिलेबस को देखते हुए यद्यपि 30% सिलेबस कम किया है, पर उसके उपरांत भी बहुत आवश्यक है कि हम एक भी दिन न गंवाएं और प्रतिदिन कक्षाओं का आयोजन करें। समाचार पत्रों से विदित हो रहा था कि कुछ महिला शिक्षिकाएं सीसीएल के आवेदन कर रही हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है कि कोई भी स्वयं शिक्षक अपने आप छुट्टी पर नहीं जाए। अगर कोई शिक्षिका को प्रॉब्लम है, वो पढ़ा नहीं सकती है, वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकती है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जॉब में रहते हुए बच्चों के साथ अन्याय नहीं करेंगे। सिर्फ मैटरनिटी लीव स्वीकृत की जाएगी, उस अलावा कोई बहुत गंभीर बीमारी है तो वो स्वीकृत की जाए। उसके अलावा किसी भी प्रकार का अवकाश सभी डीओस को मैं बताती हूँ कोई स्वीकृत नहीं करेंगे। और ये बात आप सबको बता दीजिए, 4 माह हमें पूरा बच्चों के हित में पढ़ाई कराना है।
सर कल जैसा आपने बताया था कि अपने यहाँ मॉनिटरिंग का क्या सिस्टम है, उसके बारे में भी मैं सभी प्राचार्य और शिक्षकों को बताना चाहती हूँ कि अब हम लोगों ने इस बार प्रति दिवस मॉनिटरिंग का कार्य शुरू किया है। सबसे पहले मैं प्राचार्य और शिक्षकों के बारे में बताना चाहूंगी कि प्राचार्यों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो प्रतिदिन मॉनिटरिंग करेंगे। प्राचार्य का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हमको प्रतिदिन मॉनिटरिंग करना है। इसके लिए हम लोगों ने विमर्श पोर्टल पर मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर डाला है। इस सॉफ्टवेयर में प्राचार्य को डेली उनके स्कूल में कितने शिक्षक आए वो भरना है, कितने विद्यार्थी आए वो भरना है। और टीचर से हमारी अपेक्षा है कि वो बच्चों को कितने बच्चों को पढ़ाया ऑफलाइन, कितनों को ऑनलाइन, उसके बारे में जानकारी भरेंगे। तो ये दोनों जानकारी प्रतिदिन हमारे पोर्टल पर भरी जाएगी। पोर्टल हमारा प्रारंभ हो चुका है। दुख है कि अभी तक 9,200 स्कूलों में से मात्र 503 स्कूलों ने ही डेली रिपोर्ट किया है। मैं अपेक्षा करूंगी कि आज के बाद प्रतिदिन आप लोग इस पोर्टल में अपनी जानकारी भरेंगे। ये प्रत्येक विद्यालय के लिए अनिवार्य है। और फिर इसके आधार पर प्रिंसिपल का मुख्य काम है बच्चों का अपना डाटा को एनालाइज करिए। अगर मान लीजिए कक्षा में 50 बच्चे हैं और 40 आए तो 10 बच्चों से संपर्क करा के और उन बच्चों को स्कूल लाना है। शिक्षावार आप अपने शिक्षकों की बताइए, उनसे संपर्क करिए और उनको जो 10th और 12th है वो बच्चे स्कूल आएंगे। अगर 9th और 11th है कोई कारण से नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन स्कूल से भी कक्षाएं चलाई जाएंगी। तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैं जैसे माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिए कि शिक्षकों को मोटिवेट भी किया जाए और उनको सर्टिफिकेशन किया जाए। तो सर ये कहा गया है कि इन महीनों में जिस विद्यालय के 90% अटेंडेंस होगी सर उनको अपन पुरस्कृत भी करेंगे। तो इसके बाद अब मैं आपको एक संक्षिप्त में बता दूं, ब्लूप्रिंट सर जारी हो गया। 10th और 12th का बोर्ड ने आज ब्लूप्रिंट अपलोड कर दिया है। सभी प्रिंसिपल ध्यान देंगे, सभी टीचर्स ध्यान देंगे, वो ब्लूप्रिंट जरूर देख लेंगे। 9th और 11th का कल तक अपलोड हो जाएगा, वो भी तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आपको 9, 10, 11, 12 चारों कक्षाओं का ब्लूप्रिंट बन के तैयार होकर कल शाम तक उपलब्ध हो जाएगा। मेरा आप सभी से कहना है कि आप इस ब्लूप्रिंट को ले लें और इसके अकॉर्डिंग अपने बच्चों की तैयारी कराएं। इसके साथ ही ये भी जानकारी देना चाहती हूँ कि क्वेश्चन बैंक भी तैयार कर लिया है, बोर्ड ने भी अपलोड किए क्वेश्चंस, उनको आप देखिए। प्लस हमसे भी क्वेश्चन बैंक 15 जनवरी तक बन के आपके पास पहुंच जाएगा, तो आप उसका भी उपयोग करेंगे। इसके साथ ही अब मैं आपको पूरे सत्र के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ अभी हम लोगों ने पहली जो रिटन टेस्ट लिया था उसका एनालिसिस आज आपको दिखाया जाएगा उसके। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जितने बच्चे अपियर हुए उन्होंने विद बुक अच्छी परीक्षा दी है। अच्छा उन्होंने अंक हासिल किया। अगर हम थोड़ी मेहनत करेंगे तो हमारे बच्चे विदाउट बुक भी अच्छा करेंगे। तो इसके बाद अब हम लोग जनवरी के सेकेंड वीक में हम फिर से सेकेंड टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। फरवरी में हम लोग प्री बोर्ड लेंगे। जो हमारा जनवरी का टेस्ट विद बुक होगा, लेकिन प्री बोर्ड जो फरवरी में होगा वो विदाउट बुक होगा। और जनवरी वाले टेस्ट में विद्यार्थियों को स्कूल में बैठकर ही टेस्ट लिखना पड़ेगा, अब घर में कॉपी ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। फिर जब हमारा फरवरी में जो प्री बोर्ड रहेगा वो भी विदाउट बुक रहेगा और फरवरी में फर्स्ट प्री बोर्ड करेंगे। अगर परीक्षाएं अप्रैल में जाती हैं तो हम सेकेंड प्री बोर्ड मार्च में कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में सेकेंड प्री बोर्ड नहीं करेंगे। हम फर्स्ट प्री बोर्ड करके फरवरी में फिर मार्च में अगर जैसा टाइम टेबल आएगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये बात थी मेरे सभी प्रिंसिपल्स और टीचर्स की कि सारी दारोमदार आपके हाथ में है। सभी प्राचार्यों और सभी शिक्षकों से आग्रह करना चाहती हूँ कि आप इस चुनौतीपूर्ण वर्ष में बताएं। विगत वर्ष आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था। इस वर्ष आपके पास बहुत सीमित समय है। इन सीमित 2 महीनों में हमें जी जान से हमारे बच्चों को पढ़ाई करना है और मॉनिटरिंग करना है। अब बात आती है डीओ लेवल पे। सभी डीओ से मेरा कहना है कि जिला आपका है, आपको जिला स्तर पर मॉनिटरिंग करना है। जैसे आपको बताया कि मॉनिटरिंग का टूल जो अपलोड कर दिया गया है, आपको जिले में मॉनिटरिंग ऑफिसर नियुक्त करिए। एडीपीसी, एपीसी, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, आपकी योजना अधिकारी, स्पोर्ट्स ऑफिसर, सबको ड्यूटी लगाइए और आपको इनको ब्लॉक्स में बांटिए। ब्लॉक बड़ा है तो और उसको विभाजन कीजिए। और जैसा अपन ने निर्देश दिए कि प्रत्येक मॉनिटरिंग ऑफिसर को अगर ब्लॉक छोटा है, आपने 25 से 30 तक स्कूल है, प्रत्येक ब्लॉक को ऑनलाइन 100% प्रति सप्ताह कवर करेगा। 5-5 स्कूल प्रतिदिन वीडियो कॉल करके बात करना है, ज्यादा काम नहीं है। ऑफलाइन हफ्ते में 1 या 2 दिन वो सप्ताह में किसी स्कूल में विजिट करके भी देख सकता है। जो आप वीडियो कॉल करोगे उसको अपलोड करने का सिस्टम पोर्टल पर है, आप सबको विदित है। तो ये इंस्पेक्शन इस महीने से अपलोड होना शुरू हो जाने चाहिए। तो डीओ आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने मॉनिटरिंग ऑफिसर्स को जो काम बांटोगे पोर्टल पर बराबर अपलोड हो रहा है कि नहीं, आप शाम को स्वयं भी चेक करोगे और आप खुद भी स्कूल विजिट करोगे और आपके जिले की प्रत्येक स्कूल का 100% कवरेज प्रति वीक ब्लॉक वाइज हो जाए, ये इंश्योर करना आपका दायित्व है। अगर हमने मॉनिटरिंग अच्छे से कर ली है, मुझे 100% भरोसा है हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। सेम जेडी लेवल पर रहेगा। प्रत्येक जेडी अपने असिस्टेंट डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और उनके कार्यालय में जो भी ऑफिसर्स उपलब्ध हैं सभी को जिले बांटेंगे और वो इसी तरह से 5 स्कूल वीडियो कॉल से और 1 आध स्कूल अपने जिले का विजिट करके और उसको ऑफलाइन विजिट करेंगे और इस तरह से पूरी मॉनिटरिंग करेंगे।
तो ये सर मैंने एक मोटी रूपरेखा बताई है, और चूंकि माननीय मंत्री जी ने भी इसमें काफी चिंता व्यक्त की है, सर को मैं एनरोलमेंट के बारे में भी थोड़ा मोटी जानकारी दे देती हूँ सर, कि सर अभी हमारा गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स का जो 1 करोड़ 42 लाख बच्चे एनरोल होना था, उसमें से 1 करोड़ 33 लाख बच्चे एनरोल हुए 94%, 1 to 8 का 93% और 9 to 12 का 96%। और अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स का देखें तो गवर्नमेंट स्कूल्स का टोटल एनरोलमेंट है हमारा 97%, 1 to 8 का 96% और 9 to 12 का 99%। मेरा सभी से कहना है कि एनरोलमेंट 100% हो जाए, इसको इंश्योर करना आपका काम है, और बच्चे टाइमली एनरोल हो जाएंगे तभी पढ़ पाएंगे। तो प्लीज अंश्योर 31 दिसंबर तक अभियान चला के, आपके पास पूरी सूची है कि आपके कितने बच्चे एनरोल होना थे, कृपया करके 100% एनरोलमेंट करें। इसी के साथ मैं फिर माननीय मंत्री जी को अनुरोध करूंगी कि आप सर संबोधित। थैंक यू वेरी मच। आज इस वर्चुअल मीटिंग में हमारे बीच में सीपीआई मैडम, अन्य सभी अधिकारी गण, सभी हमारे जिला शिक्षा अधिकारी, सभी प्राचार्य, सभी शिक्षक बंधु भगिनी, आप सबको मैं नमस्कार करता हूं। आज कोरोना के कारण से हम सब जो पिछड़े हैं, हम पाठ्यक्रम पूरा नहीं करा पाए हैं, स्कूल बंद थे, उन सारी परिस्थितियों के कारण से आप सबको सीपीआई मैडम ने आग्रह किया है, उन्हें निर्देश दिए हैं। मैं भी आपसे कहना चाहूंगा कि विषम परिस्थिति में हमने जिस प्रकार से समाज में और विशेषकर विद्यार्थियों में कोविड के समय भी शिक्षा को जारी रखना, निरंतरता देने के काम जो किए हैं, चाहे वह आपने ऑनलाइन पढ़ाई करने का प्रयास किया होगा, चाहे आपने अपने घर अपना विद्यालय योजना के तहत पढ़ाई का काम पूरा कराया होगा, अभिभावकों से संपर्क किया होगा, पालकों से संपर्क किया होगा, और बच्चों का एकेडमिक व्यवस्था ना गड़बड़ाए, इसलिए उनको घर में ही रखकर अपना शैक्षणिक कार्य पूरा करें, इस प्रकार का आग्रह आपने लगातार किया होगा, और जिसके कारण से काफी कुछ हम कर पाए हैं। एक उत्साहजनक वातावरण शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों ने बनाया है, और मैं विपरीत परिस्थितियों में आपने जिस प्रकार से शिक्षा के व्यवस्था को खड़ा करके रखा, निरंतरता देने का काम किया, उसके लिए मैं आपको इस प्रकार से शुभकामना देता हूँ। निश्चित रूप से हम कोविड से जब प्रभावित हुए, समाज का कई प्रकार का दबाव था, एक तरफ दबाव था स्कूल खोलें, एक तरफ दबाव था स्कूल नहीं खोलें। हमने बीच में भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कुछ रास्ते निकाले। 21 सितंबर से हमने आंशिक स्कूल खोले थे, और अभी 18 दिसंबर से हमने 9th से 12th तक के कक्षाएं नियमित लगने का और निर्देश जारी किया है। मैं समझता हूं कि हम काफी कुछ लेट हुए हैं, पिछड़ गए हैं, लेकिन अब जो हमारे पास 3-4 महीने का समय बचा है, उस समय में हमको पूरी तैयारी करना है, और उसके लिए जो सावधानियां हैं उनको भी हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि कोविड का संकट अभी गया नहीं है। अभी नए नए रूप में जिससे समाचार आ रहे हैं, उसका खतरा कभी भी बढ़ सकता है, लेकिन क्योंकि अपने देश ने पूरे ने विपरीत परिस्थिति को भी और इस चुनौती में भी अवसर ढूंढने की पूरा देश ने प्रयास किया है। हम शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं, हम भी इस विपरीत परिस्थिति को भी अवसर में बदलने का एक प्रकार से काम कर रहे हैं, और उसमें आप सब लोगों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सहयोग के बगैर हम ये कोई भी योजना पूरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने बच्चों का भविष्य है, और बच्चों के भविष्य के लिए आप सब लोग सतर्क है। इसलिए सावधानी के साथ में हमको नियमित रूप से विद्यार्थी कक्षाओं में जो कुछ कमी रह गई है उसको पूरा करने का प्रयास हम लोग करें। पर सावधानी वही जो एसओपी जारी हुई है, उस एसओपी का ध्यान रख करके हमको कक्षाओं का संचालन करना है। ये विशेष रूप से इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं भी थोड़ी बहुत भी परेशानी कभी आ गई तो उसके लिए हम भी अपने आप को माफ नहीं करेंगे, लेकिन यदि हम सावधानी के साथ में काम करेंगे तो निश्चित रूप से
जो हमारा उद्देश्य है पूरा पाठ्यक्रम पूरा कराने का, क्योंकि शिक्षा का कार्य पूरा करने का हम सब मिलकर कर पाएंगे। हम सब लोग मिलकर के पालकों को भी प्रेरित करें, क्योंकि अभी कई जगह पालक ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे हमारे स्कूल में जाए, और इसलिए मेरे ख्याल से अभी भी 10वीं और 12वीं की जो कक्षाएं के लिए रेगुलर काम ने जो आह्वान किया है, उसमें भी अभी 100% उपस्थिति विद्यार्थियों की हो रही है। उस सबके पीछे कहीं ना कहीं डर है, भय है पालकों में। इसलिए पालकों को हम प्रेरित करने का काम करें। हम स्कूल में अपने आपके बच्चों को निश्चित सुरक्षा देंगे, इस प्रकार का उनमें भाव जगाएंगे, तो पालक विश्वास में आएंगे, विश्वास पैदा होगा, और वो अपने बेटे को बेटियों को स्कूल की तरफ प्रेरित करेंगे। और दूसरा बड़ा काम ये है कि जब हम लगातार एक छुट्टी का माहौल था, और उस छुट्टी के माहौल के कारण से हमने अभी ये जो शीतकालीन छुट्टियां होती थी, उन छुट्टियों को समाप्त किया है। और वो इसलिए समाप्त किया है कि हम मिलकर के जो हम पिछड़े हैं उसको पूरा कर लें, कोर्स को पूरा करा लें, ताकि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका हमारी निभा सकें। क्योंकि प्राचार्य और शिक्षक मिलकर के ही किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अध्यापन का जो कार्य है उसको हम परिश्रम, मेहनत के साथ पूरा करेंगे, और विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से प्रेरित करते हुए और पालकों में विश्वास पैदा करते हुए, उनकी सुरक्षा का विश्वास पैदा करते हुए, और एक प्रकार से अच्छा रिजल्ट हमारा आए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा यहाँ का जो 10वीं और 12वीं का बोर्ड का एग्जाम होता है, बोर्ड का एग्जाम में हम केंद्र का CBSE के एग्जाम के साथ जोड़कर चलते हैं। CBSE का जब भी टाइम टेबल आएगा, उसके साथ ही हमारा टाइम टेबल बन जाएगा। तो 2, 3 या 4 महीने हमारे पास समय है। उस पूरे समय में आप लोगों का परिश्रम, आप लोगों की मेहनत जो कोरोना काल में आपने की है, उससे भी ज्यादा आज भी करने की जरूरत है। क्योंकि हमारे सामने चुनौती है कि विद्यार्थी की पूरी तैयारी हो जाए, और तैयारी के साथ में वो बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित हो, ताकि हमारा रिजल्ट कोरोना के कारण से प्रभावित नहीं हो। जैसा CBI मैडम ने कहा कि भाई हमको 30% हमने सिलेबस कम किया है, लेकिन 30% सिलेबस कम करने के बाद भी हमको काफी तैयारी करनी पड़ेगी, और वो तैयारी हम सब लोग मिलकर करेंगे। दूसरी एक और मुझे आह्वान आप सब लोगों से करना है, हमारे शासकीय विद्यालयों के जो विद्यार्थी है जिनका बोर्ड में नामांकन नहीं हो पाया है, बड़ी संख्या हमारे सरकारी स्कूलों की आई है, प्राइवेट स्कूल उसमें कम है, हमारी संख्या ज्यादा है। और हमको इसलिए 31 तारीख तक सबका नामांकन अनिवार्य रूप से करा लें, और उसके लिए हमको हर स्थिति में अभिभावक को, पालकों को और बच्चों को प्रेरित करने की जरूरत है। जरूरत पड़े तो फोन से बात करके उनसे संवाद कायम करके कोई बच्चा हमारा छूटे नहीं, 100% उसका नामांकन हो जाए। ये हम सबकी एक प्रकार से जवाबदारी है, क्योंकि लगातार हम नामांकन की तारीख बढ़ा नहीं सकते हैं, एक सीमा होती है, और वो तारीख 31 दिसंबर कर दी है। तो हम निश्चित रूप से उसका भी ध्यान रखते हुए एक इस शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हमारी भूमिका है। आप सब लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले सालों जैसा ही इस बार भी हम सब अच्छा रिजल्ट देंगे, परिणाम देंगे, और हमारे शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का नाम हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आगे आने वाले समय में हमारे सामने और चुनौती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारे सामने प्रस्तावित है, उसके बारे में शासन स्तर पर तैयारी चल रही है, शिक्षाविद लगे हुए हैं, आप सब लोगों के भी सुझाव उसमें आमंत्रित किए जा रहे हैं। हमको क्रियान्वयन करने की जो हमारे सामने चुनौती है, तो भी हम सब मिलकर के उसको ठीक करेंगे। और भारत सरकार का जैसा, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जैसा आग्रह है, और उनकी जो इच्छा है, हमारी शिक्षा नीति हमारे परिश्रम के आधार पर हम उसको ठीक ढंग से क्रियान्वयन कर लेंगे, ताकि हमारा मध्य प्रदेश कभी तो जिसके बारे में शिक्षा के क्षेत्र में हम पिछड़े माने जाते हैं, उसमें हम अग्रणी भूमिका निभा सकेंगे, और देश के अन्य राज्यों के साथ हम कदम से कदम मिला कर चल सकेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक सर।
मैम थैंक यू, तीन चार बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने बहुत ही प्रेरणापूर्ण उद्बोधन हमारे सभी पूरे हमारे विभागीय परिवार को दिया है सर, उसके लिए शुरुआत करें विस्तार से अपने विभाग की पूरी जानकारी। जैसा अभी आयुक्त महोदया ने बताया कि अभी जो हमारा नामांकन है वो गत वर्ष की तुलना में अभी भी कम है। जैसे यदि आप देखेंगे, हम संभाग वाइज आपके सामने प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। भोपाल संभाग में देखेंगे तो सभी जिलों का जो नामांकन है वो टारगेट से काफी कम है। भोपाल का सबसे कम है, जिसमें सिर्फ 89% ही एनरोलमेंट हुआ है और बाकी सब में 90% से ऊपर है। लेकिन ओवरऑल भोपाल का जो एवरेज है वो 93% है। इसके बाद ग्वालियर संभाग है। ग्वालियर संभाग में आप देखेंगे कि जो नामांकन है वो लगभग 90% के आसपास दिखाई दे रहा है। सबसे कम जो नामांकन है वो 83% भिंड में है, 89% मुरैना में है और इसके अलावा जो जिले हैं उनमें 90% से ऊपर है। ग्वालियर संभाग का जो नामांकन है वो लगभग 90% के आसपास है। इसके बाद हम होशंगाबाद संभाग में देखें, होशंगाबाद संभाग में देखें तो होशंगाबाद में 97% एनरोलमेंट हुआ है। सभी जिलों में हालांकि 95% से ऊपर है, लेकिन हरदा होशंगाबाद में 97% और बैतूल में 98% है। इसी प्रकार यदि हम इंदौर संभाग में देखें तो इंदौर संभाग में ओवरऑल जो नामांकन है वो 95% है। सबसे अच्छा नामांकन बड़वानी में प्रदर्शित हो रहा है जो 101% नामांकन है। बाकी सारे जिलों में 90% या 90% से कम है। सबसे कम नामांकन इंदौर संभाग में यदि हम देखें तो इंदौर जिले में ही है, जहां सिर्फ 89% एनरोलमेंट हुआ है। इसके बाद हम देखें यदि जबलपुर संभाग में, तो जबलपुर संभाग में 96% एनरोलमेंट है। सभी जिलों में 90% से ऊपर एनरोलमेंट है, लेकिन विशेष रूप से डिंडोरी और मंडला में 93% है। सबसे कम जिन जिलों में है जबलपुर संभाग में, उसमें डिंडोरी और मंडला है। रीवा संभाग में यदि हम देखें तो टोटल ओवरऑल 93% ही एनरोलमेंट हुआ है। रीवा जिले में 89% हुआ है, सबसे कम रीवा जिले में ही है। उसके बाद फिर सत्ता सीधी और सिंगरौली में 95%, 94% और 96% है। ओवरऑल जो एवरेज है वो 93%। सागर संभाग में यदि हम देखें तो 95% एनरोलमेंट है टोटल। सभी जिलों में 90% से ऊपर एनरोलमेंट है, लेकिन निवाड़ी में 90% है और टीकमगढ़ में 92%। शहडोल संभाग में यदि हम देखें तो 96% एनरोलमेंट है। अनूपपुर, शहडोल, उमरिया सभी में लगभग 95-96% एनरोलमेंट है। उज्जैन संभाग में टोटल 91% एनरोलमेंट है। सबसे कम एनरोलमेंट दिखाई दे रहा है आगरमालवा में, जहां सिर्फ 85% एनरोलमेंट हुआ है। देवास में 89% और मंदसौर में 82%। काफी कम एनरोलमेंट दिखाई दे रहा है। इस संबंध में जो विगत वीसी थी उसमें भी समीक्षा की गई थी और मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसमें काम किया होगा और कुछ एनरोलमेंट की वृद्धि अगले हफ्ते में हो पाएगी। इसके बाद यदि हम गवर्नमेंट स्कूल्स के नामांकन की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भोपाल संभाग में जो ओवरऑल गवर्नमेंट स्कूल्स का जो नामांकन होना था उसके अगेंस्ट सिर्फ 95% का एनरोलमेंट हुआ है। भोपाल जिले का नामांकन सबसे कम है, 94% है। जो गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट 9 to 12 का है उसमें तो 100% है, लेकिन 1 से 8 में काफी कम नामांकन है। गवर्नमेंट स्कूल्स में 9 to 12 में भोपाल और विदिशा है जिनका लगभग 100% एनरोलमेंट हो गया है। बाकी जिलों का अभी 90% से ऊपर ही है। ग्वालियर संभाग में यदि हम देखें तो 96% गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट हुआ है, जिसमें से 2 जिले हैं जहां ग्वालियर और मुरैना, जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स में उनका जो परसेंटेज है वो 101% और 103% है। हालांकि
ओवरऑल में उनका परसेंटेज अभी भी 100% नहीं है। इसका मतलब ये है कि काफी सारी संख्या में बच्चे जो हैं वो अभी भी बाहर होंगे। तो प्राइवेट स्कूलों का नामांकन इनके जिलों में कम है। तो अभी ग्वालियर संभाग में 96% की एनरोलमेंट हो रहा है। होशंगाबाद संभाग में यदि हम देखें तो 99% एनरोलमेंट हो गया है गवर्नमेंट स्कूल्स में। होशंगाबाद संभाग में बैतूल और हरदा में मोर देन 100% एनरोलमेंट गवर्नमेंट स्कूल्स में हुआ है। होशंगाबाद में 97% एनरोलमेंट ही हुआ है। इंदौर संभाग में देखें तो 96% एनरोलमेंट हुआ है। बड़वानी में अवश्य 101% है, लेकिन बाकी सभी जिलों में 100% से कम ही नामांकन हुआ है। 9 to 12 में यदि देखें तो बड़वानी, बुरहानपुर, झाबुआ और खरगोन को छोड़कर सभी में नामांकन में अभी भी कमी है। जबलपुर संभाग में देखें तो ओवरऑल 96% का एनरोलमेंट हुआ है। यदि गवर्नमेंट स्कूल में 9 to 12 में देखें तो छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और सिवनी में 100% या उससे ऊपर हुआ है। बाकी सारे जिलों में अभी भी 100% से कम है। रीवा संभाग में देखें तो 95% एनरोलमेंट है। यदि हम गवर्नमेंट स्कूल्स में देखें तो सभी जिलों में 100% से कम ही एनरोलमेंट है। रीवा में सबसे कम एनरोलमेंट हुआ है, सिर्फ 91% बच्चे ही गवर्नमेंट स्कूल्स में गत वर्ष की तुलना में है। तो काफी बड़ा अंतर जो है वो रीवा जिले में दिखाई दे रहा है। सागर संभाग में 96% एनरोलमेंट है ओवरऑल गवर्नमेंट स्कूल्स का। 9 to 12 में देखें तो 97% है। सबसे कम एनरोलमेंट सिर्फ निवाड़ी जिले का है, जहां पर 94%, और दमोह जिले में जहां 93% ही एनरोलमेंट गत वर्ष की तुलना में हुआ है। शहडोल जिले में देखें, शहडोल संभाग में देखें तो 96% एनरोलमेंट हुआ है। इसमें उमरिया जिले में 9 to 12 में 102% का एनरोलमेंट हुआ है, लेकिन बाकी के जो जिले हैं उनमें 100% से कम है। उज्जैन संभाग में यदि हम देखें तो 95% ओवरऑल एनरोलमेंट है। नीमच में 101% नामांकन हुआ है। नीमच ऐसा जिला है जिसमें सभी 1 से 8 और 9 से 12 दोनों में ही गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छा एनरोलमेंट हुआ है। बाकी सारे जिलों में 100% से काफी कम। इसके बाद कामना, सभी से मैं कहना चाहूंगी, सभी प्राचार्य देख रहे हैं, सभी डीओस देख रहे हैं और सभी जेडीज। ये सारी शीट जेडीज को अभी आप शेयर करेंगी और सभी डिस्ट्रिक्ट को शेयर करेंगी। इसके बाद सभी स्कूल वाइज शीट्स भी आप जिलों को शेयर करिए। प्रत्येक प्रिंसिपल अपने स्कूल का एनरोलमेंट देखेगा। 1,42,00,000 जो फिगर है हमारे बच्चों का, वो हमने लास्ट ईयर टारगेट सेम रखा है। जो पॉपुलेशन वृद्धि हुई है वो तो अलग है। दूसरा, जैसा आपको विदित है, इस कोविड काल में बहुत सारे हमारे जो पालक हैं वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो हर हालत में हमारे स्कूलों में एनरोलमेंट 105 से 110% के बीच तो होना ही चाहिए। तो इसलिए मैं सभी जिलों से कहना चाहूंगी कि आप एनरोलमेंट को बहुत गंभीरता से लें। ये ड्रॉप आउट दिनों दिन बढ़ता जाएगा। कोविड में और अधिक ये ड्रॉप आउट की हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है, प्रत्येक प्राचार्य इंश्योर करेगा आपके पास स्टूडेंट वाइज लिस्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट है 31 दिसंबर तक का हम लक्ष्य रखें और अभियान चलाएं और 100% बच्चों को स्कूल लाएं, में एनरोल कराएं। ये हमारा दायित्व है। इसमें बड़ी गहन समीक्षा कीजिए। जेडीज अपने सब जिलों की करेंगे, डीओज अपने जिले की करेंगे, और हर प्राचार्य अपने स्कूल में अगर इसको चेक कर लेगा, एनरोल करा लेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको एनरोलमेंट को बहुत गंभीरता से लेना है। विशेषकर ग्वालियर संभाग को मैं कहना चाहूंगी कि आपके यहाँ बच्चों का एनरोलमेंट बहुत कम है। प्लीज एंश्योर जेडी ग्वालियर की हर हालत में आप इसको एनरोलमेंट में सुधार लाके 31 दिसंबर तक 100% बच्चों को एनरोल। थैंक यू। चलिए सेकेंड। अब मैम शाला संचालन के बारे में जैसे अभी चर्चा हो रही थी, आपको माननीय मंत्री जी ने और सीपीआई मैडम दोनों ने ही बताया कि 21 तारीख तक हमारे स्कूल पूरी तरह से बंद थे, 20 सितंबर तक, और 21 सितंबर से हमने आंशिक रूप से स्कूलों का संचालन आरंभ किया है। उसके बाद 15-12 से स्कूल नियमित रूप से संचालन करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें ये अपेक्षा है कि 10वीं और 12वीं की जो कक्षाएं हैं वो नियमित रूप से प्रतिदिन संचालित होंगी, और 9वीं एवं 11वीं की जो कक्षाएं हैं वो विद्यार्थियों के नामांकन और उपलब्ध अध्यापन कक्ष के आधार पर प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर निर्णय लेकर संचालित की जाएंगी कि सप्ताह में 1 दिन लगाना है, 2 दिन लगाना है। ये निर्णय प्राचार्य के स्वविवेक और उपलब्ध अध्यापन कक्षों के आधार पर तय किया जाना है।
18 तारीख को हमने सभी को ये निर्देश दिए थे कि पीटीएम का आयोजन करें, जिसमें कक्षावार अलग अलग समय पर अभिभावकों को आमंत्रित करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को स्कूल में पढ़ाई लिखाई के लिए भेजने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करें, उनसे चर्चा करें। इसके बारे में हमने कहा था, लेकिन अभी डेटा आ रहा है उससे ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अभी बच्चों की संख्या जो है वो काफी कम है। इस डेटा के बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। जो निर्देश है कि जिन विद्यार्थियों को बुलाया जाना है, ये कहा गया है कि विद्यार्थियों के अभिभावकों से सहमति प्राप्त करें, लेकिन जिन भी विद्यार्थियों के लिए अभिभावक ने एक बार सहमति दे दी है उनसे पुनः सहमति की आवश्यकता नहीं है। यही मानेंगे कि जो भी अभिभावक ने सहमति दी है वो एक बार की सहमति की मान्य हो। आपको स्पेशली एसओपी जो स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया है वो भी आपको निर्देशों के साथ भेजा गया है, जिसमें कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार विद्यालय में जो जो कार्यवाहियां करनी है वो सारी कार्यवाहियां आपसे अपेक्षित है। और सभी प्राचार्य जो है वो एसओपी में जो गाइडलाइन दी गई है उसको कृपया आवश्यक रूप से अध्ययन कर लें, और ताकि किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही न हो और जो विद्यार्थी इस शाला में आ रहे हैं उनका समुचित पठन पाठन हो और किसी भी तरह की बाधा उसमें न आए। विद्यालय में जैसा एसओपी में भी कहा गया है कि सामूहिक गतिविधियां नहीं होंगी। विद्यालय में प्रार्थना या खेल कूद या सामूहिक गतिविधियां कोई भी होंगी वो प्रतिबंधित रहेंगी। भोजन अवकाश के दौरान भी विद्यार्थी जो है वो अपने अध्यापन कक्ष में बैठेंगे या ऐसे स्थान पर बैठेंगे जहां वो अलग अलग बैठ सकें, और जो उनके बीच की जो 6 फीट की दूरी है वो आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जाएगी। इन निर्देशों में यह भी उल्लेख किया गया था कि सभी विद्यालयों को मॉनिटरिंग करनी है। इसके लिए शाला स्तर पर एजुकेशन पोर्टल पर हमने एम शिक्षा मित्र में हाजिरी ऐप से आप सभी लोग परिचित हैं, और इसमें प्राचार्य को प्रतिदिन उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या और जो उपस्थित शिक्षक हैं उनकी जानकारी देनी है। एजुकेशन पोर्टल पर एम शिक्षा मित्र में जो शैक्षिक गतिविधि प्रगति है उसमें ऐप पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन की गतिविधि की जानकारी दर्ज की जानी है। ये ऐप आरंभ हो चुका है। अभी यदि हम देखें अभी वर्तमान में जो आज तक की हमारे पास रिपोर्ट है, ये बहुत ही खेदजनक है कि अभी तक सिर्फ 63 स्कूल्स ने रिपोर्ट किया है। 63 स्कूल्स में से भी सिर्फ 105 शिक्षकों ने ही भरने की कोशिश की है कि उन्होंने स्कूल में क्या किया। जिन्होंने क्लासेस कंडक्ट की 105 में से उनकी संख्या भी 85 टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने क्लास में कंडक्ट किया। ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करने वाले सिर्फ 2 टीचर हैं। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो टीचर स्कूल में आ रहे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं। मेरा इसमें आप लोगों से अनुरोध ये है कि सारे चूंकि बच्चे कम संख्या में भी आ रहे हैं और आपको अलग अलग क्लासेस में उनको बिठाकर विषयवार से पढ़ाई करानी है, तो और अन्य जो शिक्षक हैं जिनके विषय की कक्षा नहीं चल रही होगी वो आराम से अपने किसी क्लासरूम में बैठकर या अपने स्टाफ रूम में बैठकर बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि हमको इन दोनों ही यहाँ निश्चित रूप से करना होगा। जी मैम। हाँ, ये ऐड करना चाहूंगी कि सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए ऑनलाइन टीचिंग करने की ट्रेनिंग दी गई है। ऑलरेडी आपको पता है कि ये अपने अभी भी ये ट्रेनिंग चल रही है। अगर कोई शिक्षक ने ये ट्रेनिंग पूरी नहीं की है तो वो कृपया करके ऑनलाइन इसका ट्रेनिंग है कि ऑनलाइन टीचिंग कैसे की जाना है। 100% टीचर्स के लिए मॉड्यूल बना के लॉन्च किया गया है। प्रत्येक टीचर को ऑनलाइन क्लास लेते आना चाहिए। किसी भी टीचर से हम ये नहीं सुनेंगे कि हमको कक्षा लेते नहीं आता, क्योंकि इसके लिए आपको बराबर दीक्षा पोर्टल पर के माध्यम से आपको ट्रेन किया गया है। चलिए नेक्स्ट। तो अभी तक जो हम चर्चा कर रहे थे कि जिन टीचर्स ने रिपोर्ट किया है वो सिर्फ 26 जिले हैं। 26 जिले के 63 स्कूल्स के 105 टीचर्स ने ही अभी तक रिपोर्ट किया है। आप सब लोग जो आज सुन रहे हैं वो कृपया ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी शिक्षक और प्राचार्य जो हैं वो प्रतिदिन एम शिक्षा मित्र पर रिपोर्ट करेंगे, और ये रिपोर्ट करने में आपको, मुझे नहीं लगता कि 2 मिनट से ज्यादा का समय लगने वाला है। तो 2 मिनट आप पूरे दिन में निकाल सकते हैं इस रिपोर्ट को भरने के लिए। जिन जिलों
से एक भी स्कूल ने या एक भी शिक्षक ने अभी तक अटेम्प्ट ही नहीं किया है, उसकी जानकारी भी आप यहाँ देख रहे हैं। लगभग 26 जिले हैं जिन्होंने अभी, जिनके एक भी टीचर और एक भी प्राचार्य ने अभी तक कोई जानकारी नहीं भरी। तो मेरा आप सभी लोगों से, जो जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त संचालक और जो वरिष्ठ स्तर के अधिकारी हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि वो शिक्षकों और प्राचार्यों तक ये संदेश भिजवाएं कि वो एम शिक्षा मित्र में डेली रिपोर्टिंग उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और प्रतिदिन उनसे अपेक्षित है वो कार्य वो पूर्ण करें। इसके बाद राज्य स्तर से जिला स्तर की मॉनिटरिंग के लिए अभी आपको सीपीआई मैडम ने बता ही दिया है कि सभी जितने भी अधिकारी हैं जिला स्तर के और संभागीय स्तर के और राज्य स्तर के भी, वो सभी प्रतिदिन 5 विद्यालयों से वीडियो कॉल के माध्यम से ऑनलाइन निरीक्षण कर फीडबैक लेंगे। इसके बारे में अभी तक जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। अभी बहुत ही कम अधिकारी हैं जिन्होंने इसको शुरू किया है। मेरा आप लोगों से सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग इसको कृपया आवश्यक रूप से करें। यदि हम जिला शिक्षा अधिकारी की बात करें तो बहुत ही कम जिला शिक्षा अधिकारियों ने इसको अभी तक किया है। अनूपपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने एक स्कूल का किया है। आज कल की स्थिति में 2 स्कूल उन्होंने किए थे। अशोकनगर में देखें तो जिला शिक्षा अधिकारी ने मात्र 2 स्कूल किए हैं। बालाघाट, बैतूल, भिंड, भोपाल, आगर मालवा, अलीराजपुर के डीओ साहब ने एक भी स्कूल नहीं किया है। बुरहानपुर, छतरपुर और छिंदवाड़ा के जिला शिक्षा अधिकारियों ने अच्छा काम किया है। उन्होंने 5-5 स्कूल किए हैं। बुरहानपुर और छतरपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने, छिंदवाड़ा के जिला शिक्षा अधिकारी ने कल एक स्कूल किया था और उसके पहले 4 स्कूल किए थे। इसी प्रकार से गुना के जिला शिक्षा अधिकारी ने भी 2 दिन तक तो लगातार काम किया, लेकिन 23 तारीख को उन्होंने कोई विजिट नहीं किया। तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये मॉनिटरिंग हमारे यहाँ से डेली रूप से की जा रही है। तो आप सभी लोग जो भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी यदि स्वयं कार्यवाही करेंगे, स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे तो नीचे के अधिकारी भी आवश्यक रूप से करेंगे। तो अधिकांश जिला शिक्षा अधिकारी ने इस कार्यवाही को नहीं किया है। मेरा अनुरोध है कि वो इसको परसों से, कल तो छुट्टी है, परसों से ये आवश्यक रूप से करना सुनिश्चित करें। और सबसे पहले सुबह ऑफिस में आने के बाद 1 घंटा सिर्फ स्कूल्स का मॉनिटरिंग कर लें, उसके बाद अपने आगे के काम करें। तो ये निश्चित रूप से आपकी मॉनिटरिंग भी पूरी हो पाएगी, आपको फीडबैक भी मिलेगा और हमको सब जानकारी प्राप्त हो सकेगी। स्कूलों को भी ये लगेगा कि उनको कोई दे। तो ये जो मॉनिटरिंग का सिस्टम कामना ने आप लोग को शेयर किया है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया है। जिस बारीकी से राज्य स्तर से मॉनिटरिंग की जा रही है वो आप सब लोग देख रहे हैं। कामना इसको, इनको ऑटो जनरेटेड एक्सप्लेनेशन वो भी चला जाए कि आपका इस वीक कम हुआ है, वो तुमने इसमें सिस्टम बना दिया है ना? हाँ ठीक है, सभी सभी प्राचार्य जो सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, उन तक संदेश पहुंचाना जिले का काम है। प्रत्येक डीओ की दायित्व है उसके जिले के प्रत्येक प्राचार्य तक ये संदेश पहुंच जाए कि उनके टीचर्स और उनके प्रिंसिपल क्या काम कर रहे हैं, उनके जिला स्तर के मॉनिटरिंग ऑफिसर्स क्या काम कर रहे हैं। सभी ड्यूटी बड़ी क्लियर है, काम बहुत ज्यादा नहीं है, 1 घंटे का काम है प्रतिदिन सुबह ऑफिस आके सबसे पहले यही काम करना है। जो ऑफिस के लोग हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो स्कूल जाके सबसे पहले 1 घंटा अपने टीचर्स और स्कूल का मॉनिटरिंग करेंगे। ये फॉर्मेट हर हालत में भरा हुआ होना चाहिए। जिस भी स्कूल का फॉर्मेट नहीं बनेगा वो प्राचार्य की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और प्राचार्य से आशय यहाँ प्रभारी प्राचार्यों से भी है, क्योंकि मैंने पिछली बैठकों में हमेशा ये सुना है कि प्रभारी प्राचार्य समझता है वो प्राचार्य नहीं है। प्रभारी प्राचार्य इज इक्वल टू प्राचार्य। प्रभारी प्राचार्य पूरे प्राचार्यों के पावर्स एंजॉय करेंगे और उसी गंभीरता से ये मॉनिटरिंग करेंगे। हर हालत में हमें 100% मॉनिटरिंग करना है, हमारे पे समय का बहुत अभाव। और प्रत्येक जेडी इंश्योर करेगा कि उनका संभाग पूरी तरह से, अगली वीसीज में हम जेडी और डीओ से ही बात करेंगे और ये वीसी भी हम लोग वीकली लेंगे। और कोशिश करिए कि संडे को भी आपके स्कूल्स चलेंगे तो उसकी मॉनिटरिंग करें। यथासंभव प्रयास करें कि इनको मोटिवेट करके हमको हर हालत में, प्राचार्य अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएंगे। हर प्रिंसिपल सक्षम है, वो पिछले 3 सालों का रिजल्ट कंपेयर करके तो भी उनके साथ शेयर कर दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बना के इसको मॉनिटरिंग, सख्त मॉनिटरिंग कराएं। थैंक यू। ये वो जिले हैं जिन्होंने पिछले 3 दिनों में एक भी अधिकारी ने फॉर्म नहीं भरा है, मतलब एक भी अधिकारी ने एक भी स्कूल को ऑनलाइन भी विजिट नहीं किया है। ये है बड़वानी, देवास, हरदा, खंडवा, मंदसौर, सिवनी, शाजापुर, सीधी और सिंगरौली।
26 तारीख को विजिट करेंगे कामना और अपने यहाँ रिपोर्ट करेंगे। 28 तारीख से अपन इसको मॉनिटरिंग करेंगे। पहला वीक था, अभी सबको टाइम दिया, ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। आज प्रत्येक डीओ इंश्योर करेगा 28 तारीख से आपके जिले की 100% जानकारी फीड होना चाहिए। जो प्राचार्य नहीं फीड कर रहा है, आप अपने लेवल पे उसको सुनिश्चित करें। इसी तरह जेडीज इंश्योर करें कि उनके कौन से डीओ की जानकारी नहीं फीड हुई है, उनके हमको यहाँ से बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। आपको हमें रिपोर्ट करना चाहिए कि मैडम हमारे ये डीओ लैक कर रहे थे और हमने इसके लिए ये कार्रवाई की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये उन्हीं प्रपत्रों में जिनमें आपने हमको जानकारी दी है, उसी के आधार पर हमने ये जानकारी निकाली है कि आपने जिन स्कूलों को ऑनलाइन विजिट किया है उनमें ऑन एन एवरेज कितने % उपस्थिति आ रही है। यदि हम देखें तो खरगोन जिले में सबसे ज्यादा अभी तक उपस्थिति रिपोर्ट की गई है। ये मॉनिटरिंग के दौरान की गई रिपोर्ट है। अभी जो स्कूल वाइज जो प्राचार्यों को रिपोर्ट करनी है वो तो अभी कई जिलों ने शुरू नहीं की है, जिसके कारण समस्या आ रही है। खरगोन, नरसिंहपुर, जबलपुर देखिए 83%, 50% और 45% अटेंडेंस उन्होंने बताई है। कई जिले ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि उनके यहाँ कोई बच्चे आ ही नहीं रहे हैं। ग्वालियर में अटेंडेंस भरी नहीं है, भिंड में 1%, धार में 4%, सीहोर में 6%। तो इतने यदि कम विद्यार्थी आ रहे हैं तो जिले की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्राचार्यों को प्रेरित करें कि वो निश्चित रूप से अभिभावकों के पास जाएं, उनसे बातचीत करें और विद्यार्थियों को नियमित रूप से उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें। ग्वालियर और भिंड, डीओ, धार और सीहोर जिनकी भी अटेंडेंस 50% से कम है, आई थिंक सारे ही जिले कवर हो रहे हैं। प्लीज एंश्योर ये उपस्थिति 10th और 12th के बच्चों ने तो स्कूल आना है, अपने को उनको तो पढ़ाना है। जहाँ कोरोना नहीं है उन जिलों में तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा आपको, सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड नॉर्म्स फॉलो करके। तो अभी देखिए हमको हर हालत में इसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। ये पत्रक ये दिखा रहा है कि हमारे फील्ड की क्या पोजीशन है। वेरी अनफॉर्चुनेट, सब लोग ध्यान दीजिए इस पर। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद हम अब इस साल की जो रणनीतियां हैं हमारी, हमको आगे क्या क्या करना है उसके बारे में बातचीत करेंगे। इसके पहले मैं आपका ध्यान इस और आकर्षित करना चाहूंगी कि लास्ट ईयर का हमारे परीक्षा परिणाम बोर्ड के क्या थे और हम इस साल क्या उसके लिए लक्ष्य रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें अपने 3 साल के रिजल्ट का एनालिसिस करें तो लगभग समान स्थिति में ही है। 17-18 में यदि हमारा पास परसेंटेज ये एनरोलमेंट के अगेंस्ट है, यदि हम देखें तो 55%, 50% और 55% के आसपास था। लगभग हम इसी रेंज में लगातार 3 वर्षों से चल रहे हैं, तो हमें इसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है। यदि हम क्लास 12 के बारे में भी देखें तो हमारा जो एनरोलमेंट है उसके अगेंस्ट हम देखें तो 64, 65, 69 और 70% ही हमारा रिजल्ट है। यदि हम एनरोलमेंट के हिसाब से देखें तो इस बार हमको विशेष प्रयास करने होंगे। जैसा आप सब लोगों को पता है कि कोविड के कारण हम काफ़ी समय से स्कूलों को नियमित नहीं चला पाए थे, जो शुरुआत हमने की है और वो पहले का जो नुकसान हुआ है उसकी। इसके साथ ही मैं आपसे जानकारी भी शेयर कर रही हूँ कि व्हाट्सएप जो बनाए गए हैं उनमें हम लोग एक क्विज के माध्यम से बच्चों का असेसमेंट करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वीक में 4 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे आप देखेंगे कि बच्चों का पार्टिसिपेशन कम होता जा रहा है। बच्चों का पार्टिसिपेशन कम होने का कारण एक तो ये हो सकता है कि बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि हम जो लिंक यहाँ से भेजी जा रही है उसको शेयर नहीं करते। तो हमने इसको एनालिसिस करने के लिए 100 स्कूल्स को सिलेक्ट किया और ये देखा कि वहाँ पर जो लिंक है वो जारी की जा रही है कि स्कूल का जो ग्रुप है उसमें लिंक शेयर हो रही है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है कि 100 में से हमको सिर्फ 36 प्राचार्यों ने जो व्हाट्सएप की लिंक थी वो अपने स्कूलों में शेयर की थी। मतलब आप सोच सकते हैं कि यदि 64% लोग सिर्फ लिंक को शेयर करने का काम भी नहीं कर रहे हैं तो बच्चे कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। हमें लग रहा था कि शायद बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ तो दूसरी ही स्थिति नजर आ रही है। ये स्थिति ये नजर आ रही है कि जिसने आपने लिंक ही किसी को शेयर नहीं किया तो बच्चे कैसे पार्टिसिपेट करेंगे।
लिंक शेयर करने में कोई बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं लगता है, 1 सेकंड में लिंक शेयर हो जाती है। यदि हम उतना भी अपने स्कूल के लिए नहीं कर सकते हैं तो फिर निश्चित रूप से हम अपने स्कूल के परीक्षा परिणाम को और अपने विद्यालयों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा की जो हम बात कर रहे हैं उसको हम आगे कैसे ले जा पाएंगे। ये जो कामना बात कर रही है, मैं आप सब बताना चाहती हूँ कि अपन लोगों का नया सर्वे जो है वो इस साल नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर होने वाला है। ये जो व्हाट्सएप में प्रश्न बनाए गए, जो क्विज बनाई गई है, वो उसी पर आधारित है। हम लोग बच्चों को 21st सेंचुरी स्किल्स की बात कर रहे हैं। आप लोग सब इस रेडीनेस के लिए, आप लोग सब का अधिकांश प्रिंसिपल स्वयं कोरिए गए हैं। आप सबको विदित है कि हमको हमारे बच्चे को इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार करना है, तो हमें धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा कमी जो मैं देख पा रही हूँ, हमारे यहाँ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, सूचना का प्रसारण ही नहीं हो पाता। मुझे दुख है देखते हुए, मेरे प्राचार्य तक सूचना कैसे नहीं पहुंची, और प्राचार्य तक अगर पहुंच गई थी तो वो इतने लापरवाह कैसे कि उन्होंने ये लिंक फॉरवर्ड नहीं करी है। ये मैं चाहूंगी हर बीईओ और डीओ इसको मॉनिटर करे। आप लोग देखो, आपके प्रिंसिपल्स ही लिंक फॉरवर्ड नहीं कर रहे, सारे प्रिंसिपल सुन रहे होंगे। हर प्राचार्य को इंटरेस्ट लेना है भाई। हम लोग आपको इसलिए तैयार कर रहे हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है वो हमारे बच्चों तक पहुंचे। उसके लिए हमारे पास 7 टीम इतना अच्छा काम कर रही है हमारे बच्चों के लिए। अभी पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने पूरी जानकारी बना के भेजी है, और अब उन्होंने ये व्हाट्सएप क्विज हमारे लिए बनवाई है और इतना बारीक विश्लेषण किया है। हमें कुछ भी नहीं करना है भाई, बच्चों तक लिंक पहुंचानी है। पीछे वाली स्लाइड दिखाइए कामना, आप लोग सब देखिए कि पहले 4 लाख बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा था और अभी ये 1 लाख हो गया। इसका मतलब आप लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेना ही छोड़ दिया है। ये कितनी दुखद स्थिति है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे यहाँ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बहुत प्रॉम्प्ट होना चाहिए। हम लोग इतनी नई टेक्नोलॉजी प्राप्त कर चुके हैं, उसके बाद भी मैसेज सब तक कम्युनिकेट क्यों नहीं होता? क्यों प्रत्येक बच्चे को पता नहीं कि व्हाट्सएप समझ में आए? जब पहले वीक में 4 लाख बच्चा भाग ले रहा है, इससे बड़ा क्लियर है कि बच्चा परफॉर्म करना चाहता है। तो तक जब लिंक ही नहीं पहुंच रहा है तो परफॉर्म कैसे करेगा? ये लोग, आप लोग देखिए 9वीं और 10वीं के बच्चे, 4,03,000 बच्चा पहले वीक में भाग ले रहा है। अंग्रेजी में 56%, हिंदी में 74% और गणित में 58%। ये और आखिरी वीक में देखिए आप क्या स्थिति हो गई, 1,14,000, 1/4 से भी कम बच्चे हो गए। और उसका कारण भी एनालिसिस में आ गया है कि हमारे प्राचार्य ने 36% बच्चों को जब शेयर किया तो निश्चित वो फिगर और गिर के कम हो गया, 25% पे आ गया। मेरे 20 लाख बच्चे 9वीं 10वीं में होंगे, करीब 12 13 14 लाख तो बच्चे होंगे। और इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, सारे प्रदेश का बच्चा अपना बच्चा है। प्लीज शेयर दिस क्विज विद एवरीवन। सारी 9वीं और 10वीं के हर बच्चे से ये शेयर करना है, क्योंकि हमको अपने पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाना है और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना है कि वो आगे आए। अभी ये स्थिति नहीं होना चाहिए। इस वीक से मुझे इसमें 100% सुधार चाहिए। प्रत्येक बच्चे तक प्राचार्य इंश्योर करेगा कि लिंक फॉरवर्ड हो। उसके बाद कितने बच्चे भागीदारी नहीं कर रहे, उस सब्जेक्ट टीचर को पकड़िए, फिर वो सब्जेक्ट टीचर अपने बच्चों से क्विज सॉल्व करवा के भिजवाए। नहीं आता कोई बात नहीं, उसको मिलेगा, वो सीख लेगा फिर से। भाई मैं बार बार बोलती हूँ, फेल होने से घबराना नहीं है। क्विज में कम नंबर आ गए तो घबराना नहीं है। फेल इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। हमारा पहला चरण है, जितनी बार हम अभ्यास करेंगे उतना आगे जाएंगे। तो इसलिए आप बच्चों को मोटिवेट करिए और ये लिंक शेयर करेंगे, हर प्राचार्य इंश्योर करेगा। जितने प्राचार्य सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, उन तक संदेश पहुंचाना मेरे बीईओ और टीओ का काम। पर इस तरह का मेरे को व्हाट्सएप क्विज में ये फीडबैक बिल्कुल नहीं चाहिए कि हमारी नेग्लिजेंस के कारण बच्चे नहीं सुन पा रहे। चलिए नेक्स्ट, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। इसके बाद हमने इस साल का जो अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, वैसे आपको पता है कि अगेंस्ट पीरियड हमारा 64% रिजल्ट था, लेकिन एनरोलमेंट के हिसाब से देखें तो 55% था। हमने इस साल के लिए 2021 के लिए अगेंस्ट एनरोल, तो इस साल तो हम किसी को जो स्कूल है मेरी मुझे ऐसा लगता है कि इस बार तो स्कूल जो है वो उपस्थिति के आधार पर जो विद्यार्थियों को प्राइवेट करने की व्यवस्था करते थे, वो इस साल लागू नहीं हो पाए। तो हमारा लक्ष्य कम से कम 55% से बढ़ के, जो हमारा 55% था, तो वो बढ़ के कम से कम 58% तो हमारा के अगेंस्ट होना ही चाहिए। तब भी हम अपने रिजल्ट में काफी पीछे रहेंगे, क्योंकि वास्तव में जब हम कोविड नहीं था तब हमारा टारगेट ये था कि हम कम से कम इसको 70% तक ले जाएंगे। लेकिन अब कोविड के कारण यदि हम 70% अचीव नहीं भी कर पाते हैं, तो भी हम लास्ट ईयर के एवरेज से तो कम से कम हमारा परीक्षा परिणाम 3% करना चाहिए। अरे इतना कम लक्ष्य रखो कामना, भाई हम लोग कर पाएंगे। देखो प्रयास करेंगे तो सब संभव। रिजल्ट वो सिर्फ भी कम हो गया।
ठीक है ना। और टीचर इतनी मेहनत कर रहा है और इतनी रिगरस मॉनिटरिंग है, 70% लक्ष्य कम नहीं करो, जो आपने लक्ष्य रखा वही सबसे शेयर करो, ट्राई टू अचीव। प्लीज बोल। तो अगले कुछ महीनों की जो 5% और गिर जाएंगे, लक्ष्य तो हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमने विमर्श पोर्टल पर जैसा गत वर्ष भी ये व्यवस्था की थी कि सभी जो स्कूल है वो अपना अपना लक्ष्य उस पर रिपोर्ट करेंगे। तो मेरा इस बार भी आप लोगों से अनुरोध है कि आप 15 जनवरी तक सभी स्कूल जो है वो अपना असेसमेंट कर लें और अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें कि वो कितने % रिजल्ट इस साल लाना चाहते हैं। इसमें मेरा अनुरोध ये है कि जो स्टेट का एवरेज है उससे कम आपका जो परीक्षा परिणाम है वो स्टेट एवरेज से कम नहीं होना चाहिए। आप अपने लिए ऐसा टारगेट ना रखें कि स्टेट एवरेज से भी आपका परीक्षा परिणाम कम है। तो आगे 3 महीनों में हम लोग जो कार्यवाही करने वाले हैं, आप सबको पता है कि 10वीं 12वीं 11वीं का भी जो सिलेबस किया गया है वो आप सब लोगों को पता है। जिनको नहीं पता हो वो विमर्श पोर्टल पर भी देख सकते हैं और जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो साइट है उस पर भी देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसके अलावा आज ही भी जारी कर दिया है, कि आप लोग देख सकते हैं। तो अब जो हमको कार्यवाही करनी है वो ये कि सबसे पहले तो जो टीचर्स हैं वो रिड्यूस जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसको एक बार देख लें और उसके आधार पर ही नियमित कक्षाओं का संचालन करें। ऐसा ना करें कि जो परीक्षा के लिए जो टॉपिक्स जो है वो हटाए गए हैं उनके ऊपर अभी फिलहाल पढ़ाई न करवाएं, क्योंकि उनमें से जो है वो हम ऑलरेडी ऑनलाइन में पढ़ा चुके हैं। क्योंकि अब हमारे पास एक सिलेबस है, तो जो सिलेबस बचा हुआ है उसी के आधार पर हम अपने स्कूल में पठन पाठन करवाएं। जो एसओपी है पहले भी मैंने कहा, यहाँ पर काम ना प्रत्येक बच्चे के पास ये रहना चाहिए कि इस बार ये सिलेबस कम हुआ है। हर बच्चे तक, हर टीचर का दायित्व है कि टीचर के पास तो रह ही रहा है, बच्चे तक पता रहे कि मुझे 70% में ये टॉपिक कवर्ड है। तो चाहे तो ये लोग इस सिलेबस को भी एक वो प्रिंट आउट निकाल के और एक सिलेबस नया वाला टीचर के पास भी कॉपी होती है प्रत्येक बच्चे तक। यदि मैडम ये ब्लूप्रिंट शेयर करेंगे तो ब्लूप्रिंट में वो पाठ्यक्रम में वही पाठ लिए, तो ब्लूप्रिंट को शेयर करेंगे तो बच्चे को पता पड़ जाएगा कि कौन से टॉपिक्स है जिनकी पढ़ाई होनी है। ठीक है, गुड। तो ये 1 जनवरी तक ये लोग शेयर कर दें, अपन कल तक इनको दे दो। ठीक जी, रिजल्ट टेस्ट भी होगा जैसे मैडम पहले बता चुके हैं। आज के सप्ताह में हम प्री बोर्ड भी करेंगे और कब परीक्षा होती है उसके आधार पर हम द्वितीय प्री बोर्ड के बारे में भी निर्णय ले सकें। अभी जो उपस्थिति सामने आ रही है विद्यार्थियों की, इसको देखते हुए ये बहुत जरूरी है कि हम अभिभावकों के साथ नियमित रूप से संवाद करें, क्योंकि अभिभावकों से नियमित संवाद किए बिना विद्यार्थी स्कूल में नहीं पहुंचे। पेरेंट्स को अब ये बताना पड़ेगा आपको कि अब 10वीं और 12वीं या 9वीं और 11वीं में ये ना सोचे कि इस साल स्कूल नहीं लगा है तो किसी को जनरल प्रमोशन मिलने जा रहा है। ये बहुत क्लियरली बता दिया गया है कि परीक्षाएं होंगी, किसी को भी जनरल प्रमोशन नहीं मिलने वाला है। और यदि परीक्षाएं होंगी तो बच्चों को पढ़ना अनिवार्य होगा। इन सारे पेरेंट्स के साथ आप साझा करें और उनसे कहें कि वो अपने बच्चों को स्कूल को नियमित रूप से भेजें। जिला, स्कूल और जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर नियमित रूप से सपोर्ट प्रदान किया जाएगा आपको। समीक्षा बैठक जो होगी वो आप लोग आवश्यक रूप से अटेंड करें। इसके अलावा हम लोग एक और प्रयास भी कर रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा के लिए पढ़ने और प्रश्न को हल करने के लिए किस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया जाए, इसके बारे में हम अपने वीडियोज यहाँ से बना के शीघ्र ही सभी के साथ शेयर करेंगे। तो जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है उन्हें भी आप लोग अपने मोबाइल फोन से दिखाएं, ताकि बच्चे जो है वो उसके बारे में जान सकें, प्रश्न को कैसे हल करना चाहिए, कितने शब्द यदि प्रश्न में मांगे गए हैं तो उतने शब्दों में ही प्रश्न के उत्तर कैसे लिखने चाहिए, कितने अंक का प्रश्न है तो कितने शब्द अधिकतम लिखने चाहिए। इस तरह की सारी चीजों के बारे में हम वीडियोस बना रहे हैं जो आपसे शेयर करेंगे और आपसे ये अपेक्षा भी होगी कि आप सभी बच्चों को वो शेयर करें। हमने राज्य स्तर से विद्यालय के परिसर में अध्ययन कराने के लिए समय सारणी भी
उस समय सारणी का आप लोग अवलोकन कर लें। रिड्यूस्ड पाठ्यक्रम है, उनकी जो टॉपिक्स हैं वो हमने छोड़ दिए हैं और अब उन्हीं टॉपिक्स को रखा है जिनको आपको पढ़ाना है। शिक्षकों से भी ये अपेक्षा है कि वो कैलेंडर में जो पाठ टॉपिक्स दिए गए हैं वही बच्चों को पढ़ाएं। इसके अलावा प्रतिदिन व्हाट्सएप और दूरदर्शन के माध्यम से हम अधिक शैक्षिक वीडियोस प्रदान कर रहे हैं और कैलेंडर के अनुसार विद्यार्थियों को सहायक सामग्री, जैसे मैडम ने कहा कि हम प्रश्न बैंक भी उपलब्ध कराएंगे और रेमेडियल टीचिंग का जो मॉड्यूल है वो भी आपसे शीघ्र ही शेयर करेंगे। तो आप सभी से अपेक्षा यही है कि आप जो अभी तक कार्यवाहियां हुई हैं उसके आधार पर अपनी एक कार्य योजना बनाएं कि आप बच्चों को किस तरह से अधिक पढ़ाकर और उनको परीक्षा की तैयारी में सहयोग कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट के संबंध में बात हो ही गई है कि 10वीं और 12वीं का जारी हो चुका है। आप माध्यमिक शिक्षा मंडल की साइट पर जाकर देख सकते हैं और 9वीं और 11वीं का हम कल तक जारी करेंगे। शिक्षकों से अपेक्षा यही है कि वो ब्लूप्रिंट के आधार पर अपना लेसन प्लान बना लें और ऐसे टॉपिक्स जो अधिक कठिनाई वाले हैं और अधिक अंकों वाले हैं उन टॉपिक्स सबसे पहले आइडेंटिफाई करके बच्चों को पढ़ाएं ताकि बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास करने का समय मिल सके। इसके अलावा शिक्षकों से ये भी अपेक्षित है कि वो एक रजिस्टर बनाएं और प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रश्नवार रिकॉर्ड बनाएं कि किस बच्चे को कौन सी कॉम्पिटेंसी है या कौन सा कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आ रहा है और एक बच्चे का कंटिन्यूअस क्या परफॉर्मेंस है इसको देखने के लिए रिवीजन टेस्ट फर्स्ट में क्या उसके थे, रिवीजन टेस्ट 2 में क्या थे और प्री बोर्ड में क्या थे, इसके आधार पर बच्चे का एनालिसिस करके बच्चे को 1-to-1 गाइड भी करें। पाठ्यक्रम जो कम हुए हैं ये सिर्फ उसका एक स्नैपशॉट है, आप सब लोग देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल की साइट पर अवेलेबल है और ये सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए यहाँ पर साइट भी दी गई है, यदि किसी को नहीं पता हो एमपीपीएससी की साइट तो वो यहाँ से नोट कर सकते हैं। विमर्श पोर्टल पर भी इसको अपलोड किया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इसे डाला गया है। अब प्राचार्यों से जो अपेक्षा है कि वो क्या क्या करेंगे इस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि सभी प्राचार्य अपने स्कूल के लिए दिनवार मतलब किस दिन का कौन सी कक्षा में कौन से विषय का पाठ्यक्रम कौन शिक्षक पढ़ाएगा इसकी माइक्रो प्लानिंग जो है वो प्राचार्य के स्तर से होगी, जो एक शेड्यूल बना के रखेंगे और उसी शेड्यूल के आधार पर शिक्षक पढ़ेंगे और उस शेड्यूल में न केवल ऑफलाइन जो बच्चे स्कूल में आएंगे उनके लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होगी बल्कि आपको ऑनलाइन टीचिंग के बारे में भी आपके शेड्यूल में अंकित होना चाहिए कि जिस समय एक शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है उस समय दूसरा टीचर जो है वो ऑनलाइन क्लास ले सकता है। इसकी व्यवस्था जो है वो प्राचार्य को अपने स्तर से अपने प्रत्येक स्कूल में करनी है। सभी बच्चों को ये सूचना देना भी आवश्यक है कि कब स्कूल आना है, कैसे स्कूल आना है, लेकिन 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए आपने कौन सा दिन तय किया है, कितने बच्चे एक साथ आएंगे, कैसे आएंगे, ये सब आपको तय करके बच्चों को पहले से कम्युनिकेट करना होगा कि बच्चे जो है वो नियमित रूप से जो समय आपने दिया है उसी समय में स्कूल में आ सके। अपनी विद्यालय के लिए कक्षावार रोस्टर प्लान आपसे पहले बातचीत हो ही चुकी है। जो एसओपी है उसके आधार पर आपको कार्यवाही करनी है, बच्चों के बीच में दूरी बनाए रखनी है। यदि एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो आप कमरे का जो साइज है उसके आधार पे 15 से 20 बच्चों को ही एक कक्षा में बिठा सकते हैं। यदि आपकी एक कक्षा 40 से 45 बच्चों की है तो वो कक्षा आपकी 3 कक्षों में बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आपको व्यवस्थाएं करनी है। जो शेड्यूल आप बना रहे हैं वो सभी बच्चों तक सूचित करें व्हाट्सएप के माध्यम से और जिन बच्चों के पास कोई व्हाट्सएप नहीं है, कोई डिजिटल साधन नहीं है, उनके लिए फोन कॉल्स के माध्यम से आप भी जानकारी दे सकते हैं। सबसे पहले अब हम बात करेंगे जो रिवीजन टेस्ट हुआ है, रिवीजन टेस्ट की बात करें हम। आप सबको पता है कि वो रिवीजन टेस्ट था। जो परीक्षा परिणाम यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है।
हमने 9, 10, 11, 12 में आप देखें तो जो बच्चे पास हुए हैं 23 लाख से वो 18 लाख बच्चे पास हुए हैं, लगभग 2 लाख बच्चे फेल हैं और 3 लाख बच्चे 3 लाख के आसपास बच्चे ऐसे हैं जिसमें एब्सेंट है, जो बहुत बड़ी संख्या है। ये बहुत अलार्मिंग चीज है कि हमारे फेल होने, यदि हम एब्सेंट वाले बच्चों को भी फेल मान के इकट्ठा करें तो हमारे लगभग 22% बच्चे जो हमारे स्कूलों में एनरोल थे वो कहीं न कहीं गायब। 14% बच्चे तो आपके प्रश्न पत्र लेने या कॉपी लेने भी, कॉपी जमा करने के लिए भी नहीं आए हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। आपको ये डेटा जो है वो स्कूल वाइज आपको विमर्श पोर्टल पर अवेलेबल है। मेरा जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त संचालक से ये अनुरोध है कि ऐसे स्कूल जिनमें हाई एब्सेंटिज्म है उनको विशेष रूप से फोकस करें, ये जानने की कोशिश करें कि वहाँ क्या कारण था कि बच्चे घर से भी प्रश्न परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण इतने सारे बच्चे जो हैं